फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2006 का क्वेश्चन, 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक साइकिल, देखो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल उसने दी है विद एन आइडियल गैस। आइडियल गैस उसने कह दिया, थर्मोडायनेमिक साइकिल है ये, साइकिल बन रही है आइडियल गैस एज वर्किंग फ्लूइड। जो इस साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड यूज़ किया गया है वो आइडियल गैस है। तो उसने हमसे ना, इसमें 2 पार्ट हैं। इसने पहले पार्ट में इसने कहा है कि यही साइकिल ये जो साइकिल है ये पीवी डायग्राम में है, पर इसी साइकिल को टीएस डायग्राम में ड्रॉ करो, ठीक है, टीएस डायग्राम में। तो टीएस डायग्राम में ड्रॉ करना है हमको। तो देखो इसमें ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रेशर वाली लाइन है, ये वॉल्यूम पीवी डायग्राम है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर। और 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और ये कौन सा प्रोसेस है, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है ना, पीवी की पावर गामा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अगर रिवर्सिबल होता तो इसको हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कहते। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। देखो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में अंतर आता है रिवर्सिबल का। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तब उसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। अगर नॉर्मल एडियाबैटिक है तब उसको आइसेंट्रोपिक नहीं कहते, ठीक है। तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब तो हमको इसको टीएस प्लेन में ड्रॉ करना है। टीएस, ठीक है, टेम्परेचर एंट्रोपी, टेम्परेचर एंट्रोपी। तो पहला देखते हैं 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। अब आपको देखो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर लिख लो। डी टी ओवर डी एस इज इक्वल्स टू टी ओवर सी पी, ठीक है, एक रिलेशन ये होता है। और डी टी ओवर डी एस इज इक्वल्स टू टी ओवर सी वी। कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। अब आपको पता है Cp ग्रेटर देन Cv होता है हमेशा, Cp ग्रेटर देन Cv होता है, नहीं होता Cp ग्रेटर देन Cv। पहले मैंने बता दिया, इसके लेक्चर देख लेना। Cp ग्रेटर देन Cv, तो Cp ग्रेटर देन Cv है, इसका मतलब जो ये स्लोप है dt ओवर ds का, dt ओवर ds का स्लोप एट कांस्टेंट प्रेशर लेस देन होगा dt ओवर ds का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो टेम्परेचर T और S ये स्लोप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि TS डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो स्लोप है वो लेस देन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के स्लोप से, ठीक है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप लेस देन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रोसेस है उसके स्लोप से। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रेशर का स्लोप ज़्यादा होता है। तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट प्रेशर है 1 से 2 और 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम है। चलो एक तो ये बात हो गई। और आइडियल गैस है, आइडियल गैस के केस में क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी, ये होता है आइडियल गैस के केस में। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंडेड है। तो इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है 1 से 2, तो जो 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो 1 से 2 का प्रोसेस है उसमें हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है।
टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ऐसे। और मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा ध्यान रखना कि पीवी डायग्राम में देखो ये कौन क्लॉकवाइज साइकिल है, मतलब वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। तो पीवी डायग्राम में जब क्लॉकवाइज है तो टीएस डायग्राम में भी क्लॉकवाइज होगी, होगी नहीं होगी? तो क्लॉकवाइज होगी तो ऐसे करके होगी, ठीक है। और ये मैंने बनाया कांस्टेंट प्रेशर, कैसे क्यों बनाया? देखो क्लॉकवाइज है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और 2 यहाँ। एक तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ बताया वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और जो स्लोप है कांस्टेंट प्रेशर स्लोप लेस देन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के स्लोप से। तो ये तो 1 से 2 हो गया, तो 2 से 3 का ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 2 से 3। अब देखो स्लोप किसका ज़्यादा है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का स्लोप ज़्यादा है कांस्टेंट प्रेशर वाले से। तो ये एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और अब देखो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3 की जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो 2 से 3 जाएंगे, क्लॉकवाइज साइकिल लेंगे 1 से 2, 2 से 3, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। पर ये जो है ना, चलो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक मिनट रुकना, मैंने साइकिल ना दोबारा बनाता हूँ। ये हो गया, एक ये साइकिल हो गई, एक ये साइकिल हो गई, ठीक है। तो ये साइकिल, ये 1 से 2 टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 2 से 3 टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये और कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज़्यादा है कांस्टेंट प्रेशर के स्लोप से। मैंने इसलिए वो ध्यान इसलिए नहीं, देखो अब बताओ कैसे। कभी कभी होता है ना, जैसे आपको तो ऑप्शन देके पता चल जाएगा, भाई मैंने ध्यान नहीं दिया कि यार ऑप्शन क्या है, तो मैंने उस हिसाब से बना दिया। अब अगर ये प्रोसेस जो मैंने इससे पहले वाला जो डायग्राम बनाया था ना, ये वाला वो वाला प्रोसेस अगर ये कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस होता, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता, तब तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन ड्रॉ कर लेते। पर ये है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो मान लो इस ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक मतलब प्रोसेस मान लो आप, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मान लो। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे? देखो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में ds इज इक्वल टू क्या होता है? डेल क्यू ओवर टी। ये फॉर्मूला होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का, ds इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्यों कह रहा हूँ, अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता ना, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस तो ds ग्रेटर देन dq डेल क्यू बाई टी होता। इक्वल टू का साइन केवल रिवर्सिबल के केस में आएगा, ग्रेटर देन का साइन इरिवर्सिबल के केस में। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा आइसेंट्रोपी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी इक्वल होगी। एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती, हमेशा या तो बराबर होगी या इंक्रीज होगी। तो ds इक्वल्स टू डेल क्यू ओवर टी, ये होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो 0 हो गया, Q 0 हो गया, और आइसेंट्रोपी एंट्रोपी कांस्टेंट।
तो एंट्रोपी कांस्टेंट, S1 पे जितनी S3 पे उतनी। और ये क्लॉकवाइज साइकिल, जैसे ये क्लॉकवाइज साइकिल है, ठीक है। मैंने पहला वाला डायग्राम बनाया तो सही था, ठीक है, ऑप्शन देख के आप अगर बता सकते हो कि हाँ ऐसा है, बनाया सही था, पर मैंने तीसरे वाले को सोचा नहीं कि ये अब ये होता ना कि मैं पहले से सोच के चलता और उसी हिसाब से बनाता, है नहीं, ऐसा होता है। अगर मैं अच्छा हाँ आज जैसे मैंने पहले से सोच के चलता कि हाँ यार ऐसा मुझे यही वाला आंसर लाना है, तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, वैसे ही बन सकता था, प्रोसेस तो सही था। पर क्या होता है, ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तब ये चलेगा। अगर यहाँ पर प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो मैंने जो इससे पहले बनाया था वो चलता। प्रोसेस है आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, पीवी की पावर गामा, और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 1 से 2, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। टीएस डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर के स्लोप से ज़्यादा होता है। पीवी डायग्राम में एडियाबैटिक स्लोप आइसोथर्मल स्लोप से ज़्यादा होता है। अब देखो बताने के लिए बताना पड़ेगा ना, जैसे टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम में पी और वी नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम नहीं है, तो भाई तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में हमको कुछ उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए निकालना पड़ेगा। तो क्या डिफ्रेंशिएट निकलने के लिए निकाला है कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर के स्लोप से ज़्यादा होता है। ऐसे प्रेशर वॉल्यूम वाले डायग्राम में उसमें टेम्परेचर और एंट्रोपी के बारे में हमको पता नहीं है, टेम्परेचर और आइसेंट्रोपिक आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पर हमने वो वाला रिलेशन निकाला क्या कि एडियाबैटिक स्लोप ग्रेटर होता है आइसोथर्मल स्लोप से। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन किया है ना, इसी का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में इसने क्या पूछा है, क्या ऐड किया है, इसने कहा है इफ द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द वर्किंग फ्लूइड आर कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड आर कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा 1.4, ठीक है। तो गामा Cp ओवर Cv इज इक्वल्स टू 1.4। द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द साइकिल हमको निकालना है, ठीक है। तो थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है, देखो इफिशिएंसी क्या होता है कि हम नेट आउटपुट कितना हमको मिला, जो हमारे काम का जो नेट मिला, जो डिजायर था हमको, ठीक है, और डिवाइड बाय इनपुट, हमने इनपुट क्या दिया। अब जितना इनपुट देंगे उतना तो आउटपुट हमको मिलेगा नहीं, 100% इफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है। तो नेट, तो मैंने यहाँ नेट वर्क लिखा और इनपुट में हमने क्या दिया, हीट दी, ठीक है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और हमको आउटपुट में क्या मिला, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। अब हमने हीट दी, अब देखो यहाँ पे ये साइकिल इसने दे रखी है, यहाँ पर साइकिल दे रखी है, प्रोसेस दे रहा है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसी तो किस प्रोसेस में इसने हीट सप्लाई करी होगी, किस प्रोसेस के थ्रू इसने सिस्टम को हीट दी होगी, सराउंडिंग ने किस प्रोसेस के थ्रू सिस्टम को एनर्जी दी होगी, ठीक है। तो किस प्रोसेस के थ्रू दी होगी, मैंने इससे पहले टीएस क्या इसमें कैसे पता चलेगा, टीएस वाला डायग्राम बनाया था। तो टीएस वाले डायग्राम में आप देखो किस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, किस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखो 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और 3 to 1 इसमें भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम ही किसी को हीट सप्लाई देंगे तो भाई टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक ही प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कि इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में इसका मतलब हीट हमने सराउंडिंग ने हीट सिस्टम को दी, ठीक है।
और जब भी हम हीट देते हैं, हीट सिस्टम को दी जाती है वो पॉजिटिव होती है, और जो सिस्टम से हीट निकलती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है तो वो पॉजिटिव वर्क किया जाता है, सिस्टम पर वर्क किया जाता है तो नेगेटिव। दोनों उल्टा है। जब सिस्टम द्वारा वर्क किया जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और जब सिस्टम द्वारा हीट सराउंडिंग को दी जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। सिस्टम पर वर्क किया जाता है तो नेगेटिव होता है, सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है पॉजिटिव होती है। ये साइन कन्वेंशन हमेशा यही साइन कन्वेंशन करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो यहाँ जो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस के थ्रू हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे। बाकी प्रोसेस क्या करेंगे, तो जो ये वाला प्रोसेस है 3 to 1, ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस हमको वर्क प्रोड्यूस कराएगा। देखो एक्सपेंशन हो रहा है, V1 1 से V1 की तरफ एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन प्रोसेस में हमको वर्क आउटपुट मिलेगा। ठीक है, वर्क आउटपुट मिलेगा। और तो ये तीसरा प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये भी साइकिल का हिस्सा है, कुछ ना कुछ इसके द्वारा करा जा रहा होगा। तो यहाँ पर इसके द्वारा कुछ ना कुछ प्रोसेस में, मतलब साइकिल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, वरना ये प्रोसेस तभी है। ठीक है, तो जैसे 1 2 है, इसमें क्या, इस प्रोसेस को देख के क्या लग रहा है, 1 से 2 वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब कुछ कंप्रेस हो रहा होगा, एक्सपेंशन तो हो नहीं रहा होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब कंप्रेशन हो रहा होगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर रहते हुए कंप्रेशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर रहते हुए कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कि सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। जब कंप्रेशन तभी होगा ना जब सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से इस पे सराउंडिंग द्वारा इस प्रोसेस के थ्रू कुछ ना कुछ वर्क किया जा रहा है। तो इस पे जब कंप्रेशन हो रहा है, वर्क कर रहे हैं, इस पे वर्क हो रहा है, तो यहाँ से हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, सराउंडिंग को हीट रिलीज हो रही है, वर्क इस पे कर रहे हैं और सराउंडिंग को हीट रिलीज भी हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो रही होगी जब इस पे वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हमको निकालना है इफ़िशियंसी। अब इफ़िशियंसी क्या होता है, नेट आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। हमने हीट सप्लाई किस प्रोसेस के थ्रू करनी है, Q23 प्रोसेस के थ्रू हीट सप्लाई होगी। अब नेट आउटपुट क्या होगा, देखो पीवी डायग्राम में, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, जो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है या कोई सा भी प्रोसेस हो, उसका अगर प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे लेते हैं पीवी डायग्राम में, तो वो हमको उस प्रोसेस के द्वारा किया हुआ वर्क बताता है। ठीक है, उसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना, इस कर्व के जो अंडर में जो एरिया है, ये हमको उस प्रोसेस का वर्क बताता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का वर्क कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एरिया इस प्रोसेस का वर्क बताएगा कि इस सिस्टम ने, इस सब प्रोसेस ने सराउंडिंग के ऊपर इतना वर्क किया। पर हमारी साइकिल ये है, तो जो ये वाला प्रोसेस है 1 से लेके 2 तक, इस प्रोसेस ने कुछ वर्क कंज्यूम किया, कुछ वर्क कंज्यूम किया। कितना वर्क कंज्यूम किया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो कम हो गया। ठीक है, कितना कम हो गया, इतना कम हो गया। तो हमारा कितना नेट आउटपुट हमको मिलेगा, तो जो ये एरिया अंडर, ये एंक्लोज्ड एरिया है, जो ये साइकिल बनी हुई है, इसका जो एंक्लोज एरिया है, जो ये अंदर का एरिया है, ये हमारा नेट आउटपुट होगा। कैसे, इसका टोटल माइनस इसका, तो इतना बचेगा ना,
तो ये हो गया नेट आउटपुट। ठीक है, ये हमारा सराउंडिंग को नेट आउटपुट जाएगा। ठीक है, तो हम इतना एरिया निकालेंगे। एरिया तो ये कैसे निकालेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू, मतलब 3 to 1 के प्रोसेस के थ्रू कितना एरिया कितना वर्क निकला। ठीक है, और फिर 1 से 2 के थ्रू निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा पोर्शन। ठीक है, तो W नेट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा W 3 to 1 माइनस W 1 से 2, ऐसे निकलेगा। तो पहले W 3 to 1 निकालें फिर। ठीक है, तो ये फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम एंड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। किस प्रोसेस के थ्रू, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट के थ्रू। ठीक है, तो PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो C की पावर V की पावर गामा dV। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V3 से V1 तक। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं W 3 to 1 निकालूँ तो V3 से V1 तक। ठीक है, C V की पावर माइनस गामा dV, तो C बाहर आ गया V की पावर माइनस गामा डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, और ये प्लस 1 V3 से V1 तक। यही तो होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो अब V1 और V3 की वैल्यू उठा के रखो, तो कितनी आएगी, C 1 माइनस गामा बाहर ले गया। ठीक है, पहले V1 आएगा, तो V1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V3 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, अब C की वैल्यू उठा के रखें। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है PV की पावर गामा। तो समझ रहा है, हाँ इतना, तो PV की पावर गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V3 की पावर 1 माइनस गामा। देखो ये फॉर्मूला आपको हमेशा, मतलब मैं तो यहाँ पर डिराइव करके निकाल रहा हूँ, पर ये आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए, जो अभी निकल के आएगा। ठीक है, ये आया। अब ये कितना आएगा, तो मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो P की पावर ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना PV की पावर गामा है, तो मैं यहाँ पर कौन सा टर्म ले लेता हूँ, P1 V1 की पावर गामा ले लेता हूँ। ठीक है, P1 V1, बात तो एक ही है, कांस्टेंट है, तो P1 V1 की पावर गामा ले लो या P3 V3 की पावर गामा ले लो, दोनों तो इक्वल है, क्योंकि P1 V1 की पावर गामा या P3 V3 की पावर गामा। ठीक है, तो मैंने P1 V1 की पावर गामा ले लिया। ठीक है, तो P1 1 माइनस गामा, V1 को मैं अंदर V1 की पावर गामा अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा V1, क्योंकि देखो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा प्लस माइनस से प्लस माइनस गया तो V1 बचा, माइनस V3 की पावर 1 माइनस गामा इंटू V1 की पावर गामा। समझे? अब ठीक है, अब यहाँ से मैं P1 और V1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, बाहर से 1 माइनस गामा रहेगा, P1 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो V3 1 माइनस गामा, तो P1 V1 की पावर गामा। अब P1 V1 की पावर गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, P3 V3 की पावर गामा, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, P1 V1 माइनस
P1 V1 की जगह P3 V3। अब V3 की पावर गामा, तो ये कितना हो जाएगा P3 V3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो यहाँ से W321 कितना आ गया P3 V3 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। W321 कितना आ गया P3 V3 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, अब देखो V1 की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, तो V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, V1 की वैल्यू ऐसे निकलेगी। देखो हमको पता है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 ओवर V3 की पावर गामा और P3 डिवाइड बाई P1। तो P3 हमको पता है 400, P1 हमको पता है 100, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी 2.69 मीटर क्यूब। ठीक है, निकाल के देख लेना 2.69 आएगी। गामा की वैल्यू पता है आपको 1.4 V31। तो यहाँ पर W31, ठीक है, वैल्यू रखो। P3 की वैल्यू कितनी है 400, V3 कितनी है 2.69, P1 कितना है 100। ये ना देखो V1 कितना है ना, V3 की वैल्यू 1 थी, V3 की वैल्यू कितनी है 1, V3 है ना 1, V1 की वैल्यू कितनी है 2.69 और गामा की वैल्यू कितनी है 1.4 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना आएगा 400, तो यह आया 327.5 किलो जूल। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो सिस्टम द्वारा वर्क सराउंडिंग पे किया जा रहा है, तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आया W31। अब हमको निकालना क्या है W12। अब देखो W12 फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम एंड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन क्या होता है PdV। 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर, तो P बाहर आ गया, और V1 से V2 और dV। ठीक है, तो कितना हो गया P V2 माइनस V1। तो प्रेशर P कितना है 100 किलो पास्कल, V2 कितना है 1, V1 मैंने निकाला 2.69। ठीक है, तो ये कितना आ गया -169 किलो जूल। तो वर्क डन 1 से 2 कितना आ गया 169 किलो जूल। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, तो W1 से 2 -169। अब हम देखो W नेट कैसे निकालेंगे फिर, तो W नेट क्या होगा 327.5। ठीक है, ये हो गया, और -169। अब देखो ये माइनस आ गया, वो आना ही था, पर हमने यहाँ पर ना माइनस पहले से लिया है, बात एक ही है। ठीक है, होगा तो माइनस ही हो, ये नहीं कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ऐड कर दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आया है, वो पहले सॉल्यूशन से आया है। तो 327 -169 कितना आया 158.5 किलो जूल। ठीक है, ये आ गया W नेट। अब हम Q हीट सप्लाई कितनी दी हमने, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम एंड फॉर एनी प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन क्या है, du प्लस डेल्टा W डेल Q। डेल में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पाथ फंक्शन है, हीट एंड वर्क आर बोथ आर पाथ फंक्शन, तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है,
पॉइंट फंक्शन है, इसलिए हमेशा मैंने यहाँ पर देखो Q23 लिखा, मैंने Q2 माइनस Q3 नहीं लिखा, Q2 माइनस Q3 लिखूँगा, इसका मतलब स्टेट पॉइंट फंक्शन की कंडीशन बताता है, तो इसलिए हमेशा ऐसे ही शो किया जाता है, पाथ फंक्शन और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो चेंज, ठीक है, तो 4 2 3 की बात कर रहे हैं 4, तो यहाँ पर हम वर्क निकालें, वर्क डन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम एंड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन कितना होगा, 0। कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी करोगे तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। डी यू इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस क्या होती है, CV, क्या होती है, CV T3 माइनस T2, यही होती है। तो T3 माइनस T2, तो अब हम जैसे कि तो मैं सोच रहा हूँ T3 माइनस T2, अब देखो मुझे यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम पता है, यहाँ पर भी प्रेशर और वॉल्यूम पता है, ठीक है, T3 माइनस T2, ठीक है, तो मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के केस है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा नहीं होएगा, देखो ऐसा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ देखो, फॉर एन आइडियल गैस पी वी इक्वल्स टू RT, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तो TY P क्या हो गया, कांस्टेंट, तो मतलब कि T1 डिवाइडेड बाई P1 और T2 डिवाइडेड बाई P2, ठीक है, ऐसे मतलब ये सब मान लो, या T3 डिवाइड बाई P3, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, चलो T3 तो मुझे यार चलो T3 CV T2 में बाहर ले लेता हूँ, तो T3 डिवाइड बाई T2 माइनस 1 CV T2 और T3 डिवाइड बाई T2 P3 बाई P2, तो CV T2 P3 डिवाइड बाई P2 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। CV क्या होता है, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, तो मैं RT2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ठीक है, तो CV की जगह क्या रख देता हूँ, CV क्या होता है, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 फॉर एन आइडियल गैस, तो RT2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, P3 डिवाइड बाई P2 माइनस 1। अब देखो RT2 मतलब P2V2 रख दूँ, P2V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 और P3 डिवाइड बाई P2 माइनस 1। देखो चलो मैंने टेम्परेचर का सारा प्रेशर वॉल्यूम में कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू रखो, कितनी वैल्यू रखो, चलो P2 की वैल्यू हमको पता है 100, V2 हमको पता है 1, गामा माइनस 1 1.4 माइनस 1, P3 हमको पता है 400, P2 हमको पता है 100 माइनस 1, तो कितना आएगा देखो, ये कितना आया 750 किलो जूल,
ठीक है, 750 किलो जूल आया। ओके, अब देखो यहाँ पर ना ठीक है, अब इफ़िशेंसी निकालनी है, तो इफ़िशेंसी डब्लू नेट कितना आया हमारा डब्लू नेट आया ये रहा 158.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 750, तो कितनी आएगी इफ़िशेंसी? देखो 158 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई, तो कितनी आई 21%। कितनी आई 21%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कोई सोच विचार के करके करा, जल्दी जल्दी कर। देखो सारे फॉर्मूले तुमको पता होंगे, कैसे क्या क्या फॉर्मूले पता होंगे, इसका पता होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करा ना, तो इसका आपको पता होगा P1 V1 की माइनस P2 P3 V3 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस, ये तो सबको याद होता है, ठीक है। पर मैंने ये निकाला आपको दिखाने के लिए कैसे निकालते हैं, वरना आप डायरेक्ट रख के कर सकते थे कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए P3 V3 माइनस P1 V1 के और गामा, और इसके लिए भी आपको सिंपल पता होता है प्रेशर V2 माइनस V1, ठीक है। ऐसा करने की जरूरत नहीं कि इंटीग्रेशन करो। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसलिए फंसा कि यार du CV dt, ठीक है, CV T3, तो मैं अगर मैं यहीं पर ही R ओवर गामा माइनस 1 कर लेता और RT3 माइनस RT2, तो RT3 कितना होता P3 V3 और माइनस P2 V2, ये सब चीज़ करना पड़ता नहीं है, ठीक है। RT3 माइनस RT3 क्या होता है P3 V3, RT2 क्या होता है P2 V2, तो P3 V3 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई कितना होता है गामा माइनस 1, वही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे समझे, तो ये आ गया कि इतना हीट सप्लाई किया हमने 750 किलो जूल। फिर इफ़िशेंसी वहाँ, तो डब्लू नेट हमने यहाँ से निकाला, आर क्यू यहाँ से निकाला, और तो इफ़िशेंसी क्या होगी डब्लू नेट डिवाइड बाई Q3, तो डब्लू नेट क्या हुआ 150 किलो जूल, 158.5, ये 750, 21% आ गया, ठीक है। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका क्या था, तो डब्लू नेट क्या करते हैं आप, हीट सप्लाई QS माइनस QR करके करते, 1 माइनस QR डिवाइड बाई QS, मतलब 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइड बाई हीट सप्लाई, ये भी तरीका था। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है।